इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि एक पूरे देश की याददाश्त पर छप जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसी ही तारीख थी। आज हम जलियांवाला बाग की उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, वो घटना जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल भी शुरू होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे सिर्फ एक दोपहर में हुई हिंसा ने एक साम्राज्य का भविष्य और एक राष्ट्र का रास्ता सब कुछ तय कर दिया? चलिए अगले कुछ मिनटों में साथ मिलकर इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1919 के अमृतसर में। उस वक्त ना हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक तनाव था। ऐसा लग रहा था कि टकराव तो होके रहेगा। माहौल आप कह सकते हैं एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी थी रॉलेट एक्ट। सोच कर देखिए, एक ऐसा कानून जिसके तहत सरकार किसी को भी सिर्फ शक के बिना कोई केस चलाए सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। जाहिर है इस कानून ने पूरे भारत में डर और गुस्से की एक लहर दौड़ा दी और इसी के खिलाफ शांति से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमृतसर में तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। पहले 2 बड़े स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग शांति से विरोध करने जमा हुए, लेकिन उन पर गोलियां चला दी गईं। बस इसके बाद शहर में हिंसा भड़क उठी और इसी बिगड़ते माहौल के बीच शहर की कमान संभालने आया एक आदमी, ब्रिगेडियर जनरल डायर। और आते ही उसने शहर में किसी भी तरह की मीटिंग या सभा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस दिन पर, 13 अप्रैल 1919। ये कोई आम दिन नहीं था, ये बैसाखी का दिन था। पंजाब का एक बहुत बड़ा, बहुत ही खुशनुमा त्योहार, फसल कटने और नए साल का जश्न। अब जरा उस जगह की तस्वीर दिमाग में बनाइए जहां ये सब हुआ। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं है। ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम और तंग हैं, और उस दिन उनमें से ज्यादातर दरवाजों पर ताले लगे थे। ये जगह अनजाने में ही सही एक जाल बन चुकी थी, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और उस जाल के अंदर उस दिन हजारों लोग थे। अंदाजा है कि करीब 15 से 20 हजार। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सबके सब कोई राजनीतिक प्रदर्शनकारी नहीं थे। बहुत से तो बस परिवार के साथ बैसाखी का मेला घूमने आए थे। आसपास के गांव से आए बहुत से लोगों को तो डायर की पाबंदी के बारे में पता तक नहीं था। वो तो बस आम लोग थे जो कुछ ही पलों में एक भयानक सपने का हिस्सा बनने वाले थे। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं, वो 10 मिनट जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जनरल डायर अपने 50 सैनिकों के साथ बाग के अंदर दाखिल हुआ। उसने लोगों को हटने के लिए या चले जाने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी, कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने आते ही सबसे पहले मुख्य दरवाजे को बंद करवा दिया, भागने का जो एक रास्ता था उसे भी। और फिर उसने वो आदेश दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई आखिरी मौका नहीं, बस ये ठंडे बेरहम शब्द, फायर। और सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। कुल 1650 राउंड गोलियां चली। वो तब तक गोलियां बरसाते रहे जब तक कि उनके हथियार लगभग खाली नहीं हो गए। हर गोली का निशाना वो निहत्ती भीड़ थी। और ये सब सिर्फ 10 मिनट तक चला। सोचिए, 10 मिनट तक लगातार बिना रुके गोलीबारी होती रही। उस मंजर की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लोग पूरी तरह से फंस चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोगों ने दीवारों पर चढ़ने की डेस्परेट कोशिश की। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के बीच बने कुएं में कूद गए और वहीं एक दूसरे के नीचे दबकर या डूबकर मर गए। और जब गोलियां रुक गईं तो सेना वहां से बस चली गई, घायलों को वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर। इस घटना के बाद जो हुआ उसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। ये वो पल था, वो लकीर थी जिसे पार करने के बाद अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फौरन ही सच को लेकर भी एक जंग शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार ने कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना अनुमान था कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। इन अलग अलग आंकड़ों ने ब्रिटिश राज पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि डायर ने ऐसा किया क्यों? उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने खुद ही एक बहुत ही डरावना सच बताया। उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था,
वो तो आतंक पैदा करना चाहता था, एक मॉरल इफेक्ट डालना चाहता था, ताकि पूरे पंजाब में डर बैठ जाए। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? एक जांच कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था हंटर कमीशन। कमीशन ने माना कि डायर ने गंभीर गलती की है, उसकी आलोचना भी हुई और उसे सेना से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन असली इंसाफ वो कभी नहीं मिला। इतने लोगों की मौत के लिए उस पर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, और ये बात कई भारतीयों के लिए आखिरी धोखे जैसी थी। और इसी धोखे ने, इसी गुस्से ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में आग लगा दी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। वो भारतीय भी जो अब तक ब्रिटिश राज में थोड़ा बहुत यकीन रखते थे, वो भी अब पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली, और अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी दहाड़ बन चुकी थी जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो आखिर में हम फिर से अपने उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या जलियांवाला बाग सिर्फ एक भयानक गलती थी, एक अफसर के गलत फैसले का नतीजा, या फिर ये कुछ और था? साम्राज्य को कायम रखने के लिए डर और आतंक का एक सोचा समझा इस्तेमाल। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है और हमें हमेशा सत्ता और उसकी कीमत की याद दिलाता है।